हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल इट्स लर्निंग हब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पता होना चाहिए कि हमारे पास चेंजेस, अगर कोई चीज़ है उसमें अगर चेंज आते हैं तो वो कितने टाइप के हैं। तो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल या केमिकल। तो अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जो रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या है वो? रिवर्सिबल का मतलब कि अगर ए जो है वो बी में बन गया तो बी जो है वो ए में वापस बन सकता है। तो ये हमारा क्या है? फिजिकल चेंज। और अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल। इसमें क्या है कि अगर ए जो है वो बी में कन्वर्ट हुआ तो बी डू नॉट कन्वर्ट इनटू ए। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है? केमिकल चेंज। अब हमारा जो 10th क्लास में चैप्टर फर्स्ट है उसमें क्या है? हमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल चेंज में। तो केमिकल चेंज कैसा है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंज। सो ये ऐसा कैसा चेंज है कि एक रिएक्शन हुई इन विच क्या हुआ? उसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म बना। न्यू सब्सटेंस जो कि क्या है? केमिकली बना है। कैसा बना है? केमिकली। और इसका मेन पॉइंट क्या है कि वो क्या है? इरिवर्सिबल, मतलब वो चेंज नहीं हो रही। इरिवर्सिबल। ओके, तो ये हमारा क्या है? केमिकल चेंज। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ना है तो केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। हमें सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर का नेम क्या है और वो खुद क्या डिस्क्राइब करता है। तो हमने केमिकल रिएक्शन हमने इस बारे में तो पढ़ लिया। अब बचा क्या? इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं कि जब भी हमने देखा कि कोई केमिकल चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है? केमिकल चेंज। उससे क्या हो रहा है? हमारी क्या हो रही है? एक रिएक्शन बन रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके गाइज, तो केमिकल रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन को कुछ रिप्रेजेंट करेगा, कोई रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? दैट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा। दैट मीन्स कि हमें चैप्टर के नेम से कि वह खुद क्या बताता है हमें ये पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि चैप्टर को कैसे डिवाइड कर रखा और क्या क्या होगा, तो मैं आपको एक सिंगल वीडियो में इस पूरे चैप्टर का ब्रीफ दे दूंगी। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब इसका क्या है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। हम ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है तो वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद कितने टाइप की होती है केमिकल इक्वेशन। उसके बाद कोरोजन है और रेंसिडिटी है। और अब मैं अगर आपको बता दूं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं हम, केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो उससे पहले हमें 2 टाइप की जो इक्वेशन होती है हमें वो पता होनी चाहिए कि एक होती है स्केलेटल और एक होती है वर्ड। तो हमारे पास 2 टाइप की है केमिकल इक्वेशन, हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो करेंगे। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल टाइप्स ऑफ, यहाँ केमिकल रिएक्शन आएगा क्योंकि इक्वेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ करेक्शन हम यहाँ कर लेते तो ये रिएक्शन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप के हैं तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एक तो कॉम्बिनेशन, एक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन, उसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन। और हम क्या पढ़ेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में भी 2 टाइप्स है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद हम एक पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक, एक पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक लास्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन है तो है एक कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आती है रिडॉक्स के अंदर।
ओके, सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन पे। तो मैं आपको इस वीडियो में तो छोटी सी एक बैलेंसिंग दिखा दूंगी। अगर आपको नेक्स्ट चाहिए, अगर प्रॉपर चाहिए आपको इसमें, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के उसमें शो कर सकती हूँ कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन। तो हम यहाँ एक छोटा सा, सबसे छोटा जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो लेते हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है MgO। इसका नेम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके गाइस, तो अब देखो ये हमने एक सिंपल कैसे लिखे है रिएक्शन, तो ये हमारी स्केलेटल रिएक्शन। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस टाइप की रिएक्शन आपको मिल जाती है आपके एग्जाम में, जो कि बहुत चांसेस होते हैं कि यही मिलती है, तो ये जो है ये हमारी कैसी रिएक्शन है? वर्ड रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन, ये रिएक्शन जो हम कह दें, ठीक है। अगर अब आप एक बात बताओ कि हम ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो हम एक नोटेशन देते हैं। अगर आपको भाई मैं ब्रीफ दे रही हूँ, आपको याद होगा कि मैग्नीशियम कैसा होता है? सॉलिड, तो हम यहाँ स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन तो गैस होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो वो भी कैसा बनता है? मतलब ये तो एशन लाइक सब्सटेंस बन जाता है, तो हम इसको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है? सॉलिड, एक एशन लाइक सब्सटेंस है। आपका एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हम एयर के कांटेक्ट में, मतलब जब हीट करते हैं या बर्न करते हैं, तो हमें कैसा बनता है? हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आती है, जो कि क्या है? एशन लाइक सब्सटेंस। वाइट पाउडर, जो आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा, तो ये है। अब हमें यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो जो हमारे लेफ्ट साइड होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जिसके टुवार्ड्स जो एरो है हमारी, ये एरो ये जाती है, वो है प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो हम अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो हम सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करते हैं। हम आपकी क्लास तक ये हिट एंड ट्रायल यूज़ होता है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये खुद ही मेथड बता रहा है कि भाई हिट करो और मेरे को ट्राई करो। तो मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो, क्या कोई वो नहीं है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? क्या है? रिएक्टेंट। आर से डिनोट कर रहे हो तो आप समझ जाना। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये कितनी कितनी अमाउंट में है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब वो क्या है? एक अमाउंट में है। ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में है? यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितनी है? ये 2 एटम की अमाउंट में, ओके। अब अगर हम यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या प्रोडक्ट? तो यहाँ क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस साइड जो प्रोडक्ट को अगर मैं सेपरेट करती हूँ तो ये भी तो Mg और O ही है, ये समझ रहे हो आप। अगर मैं यहाँ O2 लिखती हूँ तो यहाँ 1 आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ O मतलब एटम एटम को रिप्रेजेंट करती हूँ तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ है मैग्नीशियम प्रोडक्ट में कितना? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अब आप ये देख सकते हो कि हिट एंड ट्रायल करना हमें, तो अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ जो रिएक्टेंट साइड है वो 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है। तो मैं हिट करती हूँ, मतलब मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे कितना आया है? 2। तो फर्स्टली तो आपको, अगर ये 3 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है, तो आपको पहले आपने हिट क्या, मतलब ट्रायल क्या किया है? 2 का। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ 2 को ही करते हैं। 2 किसके साथ आपने रिप्रेजेंट किया है? ऑक्सीजन के साथ ना, तो Mg। अब आप ये बताओ कि आप यहाँ पे लगा सकते हो इसको? ये बिल्कुल गलत है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। हम हमेशा यहाँ जो यहाँ लगाएंगे इसको, 2MgO, ये लगेगा। अब ये देखो मैंने ऑक्सीजन लगाया तो मेरे पास मैग्नीशियम के भी 2 आ गए, तो मेरे को क्या है कि मैग्नीशियम भी प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए जब 2 जाएगा। अब ये बात तो आ गई समझ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों 2-2 के अमाउंट में होगी। लेकिन अब अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट तो 1 है सिंगल, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 2Mg लेंगे, 2Mg, और O2 मतलब 2 ही है, यहाँ पे कितना है? 2MgO। ये हमारा क्या हो गया? हेंस रिएक्शन बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास बहुत सारे टाइप की रिएक्शन है, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे बढ़िया वाली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये देखो भाई, कॉम्बिनेशन हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंबाइन। तो इसका मतलब
अब ये बताओ, आप सिंगल कंबाइन नहीं हो सकते ना। अगर आपके घर बहुत सारे मेहमान आए तो आपको कंबाइन होके मतलब रहना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। तो मतलब सिंगल तो कंबाइन होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मान लो 2 और मोर देन 2, मोर देन 2 क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे तभी तो एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं और सिंगल से ज़्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें भी नहीं पता। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तब पता चलता है कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कि सबसे आसान एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है कि Mg+O2 गिव राइज टू MgO, जो कि बैलेंस करना भी मैंने आपको बताया था। तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट कितने हमारे पास 2, तो 2 रिएक्टेंट बना क्या रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम चलते हैं हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, देखो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि एक्सप्लेन करो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कैसे डिफर करती है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं कि जो डिकम्पोजिशन है वो कॉम्बिनेशन का रिवर्स है। कॉम्बिनेशन तो क्या है कि जब बहुत सारे कंबाइन होते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन जब बहुत मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है। तो अब हम अगर डिकम्पोजिशन की बात करें कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी से एग्जांपल ले रही हूँ कि ये CaCO3 जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, CaO बनाता है प्लस CO2 बनाता है, यही बनता है। तो ये हमारी क्या रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको अगर रिटन एग्जाम आता है तो आपको अप्रोक्स 2 तो याद होनी ही होनी चाहिए। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद। तो ये बहुत अच्छी सी रिएक्शन है जो कि आप मतलब अपने ऊपर भी आजमा सकते हो कि जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और एक वीक पर्सन है। तो आपको अगर मतलब आपने देखा भी होगा कि स्ट्रॉन्ग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मतलब राज करते हैं वो एक मतलब जो वीक होते हैं उनके ऊपर। तो मान लो कि एक बड़ा सा बंदा है, आंखें टेढ़ी होगी कोई नहीं, ये एक मोटा सा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। अब अगर मैं इसके पास एक पतला सा सूखल सा मतलब बहुत पतला सा बंदा रख देती हूँ जो कि बहुत वीक है, तो अब क्या होगा कि इसके पास मान लो एक टॉफ़ी है, ये रही माई टॉफ़ी, या बलून लगा लो कुछ भी। तो अगर इस बड़े बंदे को पसंद आ गई तो ये इसे छीन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई छोटा बच्चा है वो बहुत छोटा है, अगर कोई बड़ा उससे कुछ ले तो वो देना पड़ेगा उसको। तो ये ऐसी रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट की, जब वो अपने जो भी छोटे बच्चे के पास सामान है वो बड़े वाला ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये बड़ा बंदा था, इसके पास आ गया, जो ये बलून था वो किसके पास आ गया, बड़े बंदे के पास। बेचारा छोटा बच्चा रोएगा। तो अगर अब हम इसको हमारी साइंस की लैंग्वेज में देखते हैं तो अब वो देखते हैं क्या। तो अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट की पहले तो हम डेफिनेशन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि व्हेन एवर अ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस रिएक्ट विद अ वीक सब्सटेंस या वीक रिएक्टेंट, हम यहाँ रिएक्टेंट यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो वीक रिएक्टेंट देन स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट displace the weak reactant from its solution। सबसे आसान जो है एक एग्जांपल है कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है। अगर आप लैब में गए होगे तो आपको पता होगा कि कॉपर सल्फेट ब्लू क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्रिस्टल होते हैं उसके, वो कॉपर सल्फेट होता है। तो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, जब उसकी हमने जिंक के साथ रिएक्शन करवा दी तो वो हमें क्या देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर, यहाँ दिख रही हूँ। अब क्या हुआ कि बेचारा, आप इसको यूँ कर सकते हो कि कॉपर सल्फेट बहुत पतला सा बच्चा था जिसके पास सल्फेट का एक बलून था और जिंक बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो क्या किया, जिंक ने जो सल्फेट वाला था वो ले लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमारी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें क्या है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग।
किस में, बॉन्ड्स के अंदर। कि मान लो कि मेरे पास क्या है कि मैं मान लेती हूँ BaSO4 प्लस AgNO3, ये है मेरे पास। तो अब क्या होगा कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब कि Ba जो है वो NO3 के पास चला जाएगा और Ag है वो SO4 के पास चला जाएगा। इसके बाद हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इसमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग। तो अब ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है किसके बीच में, बॉन्ड्स के बीच में। तो मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन है प्लस में दूसरा सॉल्यूशन है, तो क्या हुआ कि ये वाला जो सॉल्यूशन का कोई मॉलिक्यूल है वो इसके पास चला जाएगा और इसके वाला इसके पास चला जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कैसे है कि मान लो आप और आपका एक कोई फ्रेंड है और आपका एक और मतलब जो दूसरा नॉर्मल फ्रेंड है, आपके पास तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, एक नॉर्मल फ्रेंड है, वो जो है उसका एक और फ्रेंड है। तो अब क्या हुआ कि आपको डांसिंग के लिए भाई पार्टनर चाहिए, तो क्या होगा, आपने इंटरचेंज कर लिया कि जो उसका फ्रेंड है वो आपके पास आ जाएगा और आपका फ्रेंड है वो उसके पास चला जाएगा। सिंपल सी हमारे पास ये भी है। तो अब जैसे हम केमिकली बात करते हैं तो AgNO3 और NaCl जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो Ag है वो Cl को ले लेता है और जो Na है वो NO3 को ले लेता है। अब इसमें याद रखो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और वीक वाला जो टॉपिक था वो नहीं होता। इसमें म्यूचुअल हो रही है कि अगर एक ने लिया है तो दूसरे ने भी तो लिया है खुद ही, तो वो क्या देगा, AgCl प्लस NaNO3। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम हमारी रिएक्शन पे आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स नहीं है कि आप ये समझो कि लाल और ये ऑक्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये किसके कॉम्बिनेशन से बनी है, तो रिडक्शन का रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया। अब आगे समझ में ये कैसे रिडॉक्स बना, ये रेड ऑक्स में। तो रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा कि आप H2 तो ले सकते हो और मतलब ऑक्सीजन को छोड़ सकते हो। कि मान लो ये सपोज कर सकते हो आप कि आपके पास एक जगह पैसा है और आपके पास खुद के पास चीज़ है, तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जो है चीज़ को छोड़ सकते हो। तो ये एक टाइप की ऐसी है। और ऑक्सीडेशन में क्या है कि आपको चीज़ चाहिए तो आप पैसे छोड़ सकते हो। तो ये ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि H2 का गेन होता है और O2 का लॉस होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि O2 का तो गेन होता है और H2 का लॉस होता है। आप ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन से कंपेयर करके याद कर सकते हो कि ऑक्सीजन जो है गेन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं कोई एग्जांपल, तो मान लो हमारे पास है Na प्लस O2 गिव राइज टू Na2O, ये गेन है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करी तो ये हो जाएगी 4, ये होगी मेरी बैलेंस। तो अब इसमें अगर हम देख रहे हैं कि रिड्यूस मतलब कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये देखते हैं कि Na क्या था, सिंगल, उसके पास क्या आ गई, ऑक्सीजन, तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज। ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। और O2 जो है वो O2 के पास थी, लेकिन अब क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट में अकेला तो नहीं आया ना, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। तो आपको एक ऑक्सीजन से भी हम मतलब पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, रिड्यूस कैसे हो रहा है, और H2 दे के भी रिड्यूस ऑक्सीडाइज पूछ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको H2 भी मिलेगा और O2 भी मिलेगा। ओके, हमारे पास सिर्फ 3 रिएक्शन बचती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी रिएक्शन नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जब कोई दो सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं। अब हमने अगर दो सॉल्यूशन की बात करें तो हमने जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल लिया था, हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में वही एग्जांपल यूज होगा कि मान लो NaCl प्लस AgNO3 वो रिएक्ट करता है तो हमें देता है NaNO3 प्लस AgCl। तो हमारे पास इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बनती है। और ये जो है हमारे पास एक और रिएक्शन है जो कि BaSO4 की रिएक्शन, तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें यूज़। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, मोस्टली यही होता है। तो जैसे कि Al2SO4 होल थ्राइस प्लस BaCl2 जब रिएक्ट करते हैं तो वही वाली बात है कि Al2 है वो Cl2 को ले लेगा, SO4 है वो Ba को ले लेगा। तो यहाँ क्या बन गया, BaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आप पानी में मिट्टी डाल रहे हो तो मिट्टी इनसॉल्युबल रहती है, लेकिन वो वाइट कलर का सब्सटेंस नहीं है, तो आप उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं कह सकते। तो BaSO4 बनता है और AlCl3 बनता है। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये कुछ ऐसी बैलेंस होगी, ठीक है। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट,
और एंडो का मतलब क्या है, मतलब इन करना, तो एग्जिट और इन। तो एक्सोथर्मिक के में क्या होगा कि हीट, थर्मिक मतलब थर्मिक वर्ड जो है हीट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, हीट के लिए। अगर हीट जो है हमें देनी पड़ रही है, वो मतलब वो कैसी होगी, दे रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल है रेस्पिरेशन। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे कंसिडर कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि हीट रिलीज होगी, जो कि किसी की फॉर्म में यूज हो सकती है, तो वो एक्सोथर्मिक क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। और एंडोथर्मिक में यूज करते हैं, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा कि हीट जो है वो हमें देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। कि जैसे कि हमने क्या किया, कोक मतलब कोयला है, उसकी रिएक्शन हमने H2O स्टेम के रूप में करवा दी, तो यहाँ होगी गैस की स्टेम। हमने हीट दी, क्या दी, हीट। उसके बाद जो है हमारे पास CO बन रहा है और H2 गैस बन रही है, तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। अब हमारे जो चैप्टर है उसके सिर्फ लास्ट 2 टॉपिक रहेंगे, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि अगर आपने, ये तो आप हमेशा ही देखते हो कि आप फूड मतलब चिप्स का पैकेट लेते हो या कुरकुरे का पैकेट, तो वो क्या होता है, कई बार अगर कहीं से थोड़ा छोटा सा भी छेद होता है, तो जो वो है वो थोड़े से टेस्ट उनका ख़राब हो जाता है, स्मेल हो जाती है, और जो है वो सील जाते हैं, हम जैसे सीलन कहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। तो इसमें रेंसिड में क्या होगा कि व्हेन अ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल get rancid so that their taste and smell get change। तो ये कैसा है प्रोसेस है रैंसिड, और अगर ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इसको अगर हम प्रिवेंशन के यूज़ करते हैं मेथड, वही कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपके सबके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, तो रेफ्रिजरेटर सबसे अच्छा एग्जांपल है। डबल डोर का है, सिंगल डोर का, वो आप देख लेना। तो रेफ्रिजरेटर है, और हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जो कि आजकल दिखाते भी एयर टाइट कंटेनर। और क्या कर सकते हैं हम जो है चिप्स के पैकेट में या फिर कुरकुरे के पैकेट में क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन या हीलियम गैस। ओके गाइस, तो ये क्या है, रेंसिडिटी। कोरोजन पे आते हैं, तो कोरोजन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब रस्ट एक टाइप का कोरोजन है। ये कैसा प्रोसेस है, कोरोजन स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, स्लो। अब क्या होता है इसमें कि आयरन या मेटल जब भी एयर के कांटेक्ट में या फिर मॉइस्ट के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है इनके ऊपर, और ये क्या हो जाते हैं, कोरोडेड, दे गेट कोरोडेड। तो उससे क्या होगा, हमारा जो है जंग लग जाएगा। तो व्हेन metal come in contact with air and moist, then metal get corroded और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो अगर आपने कभी आपकी मम्मी से भी सुना हो कि जो हम जो चांदी है वो काली पड़ी है, तो वो भी एक टाइप का कोरोजन ही है। अगर आप तांबे का यूज़ करते हो, कॉपर का, तो वो भी ग्रीन हो जाते हैं थोड़े से टाइम के बाद, अगर उनमें पानी वो कर रहे हो, तो वो भी क्या एग्जांपल, कोरोजन का। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो CBSE में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है Fe2O3.XH2। तो ये लास्ट हमारा एक टॉपिक था जो कि कोरोजन था। तो पूरा चैप्टर का ब्रीफ मैंने आपको वीडियो में दे दिया है। थैंक यू गाइज फॉर सीइंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।